चलो अब हम लिमिटेशन एक्ट का 15वां सेक्शन देखते हैं। तो ये 15वां सेक्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। ठीक है, तो अब पहला क्लॉज, इसका पहला क्लॉज क्या कहता है? तो पहला क्लॉज कह रहा है किसी ऐसे बाद के या किसी ऐसी डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन के जिसका संसद या निष्पादित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है। कोई इंजंक्शन ले लिया गया है या कोई ऑर्डर दे दिया गया है। ठीक है, और ऑर्डर दे क्या कर दिया? रोक दिया गया है। परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने समय ऐसा व्यादेश या आदेश बना रहा हो, वह दिन जिस दिन वह निकाला गया या किया गया था और वह दिन जिस दिन उसका प्रत्याहार किया गया था अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है इसका पहला क्लॉज 15 का। तो ये कह रहा है जैसे मुझे जैसे ए को कोई केस फाइल करना था। ठीक है, उसे 3 महीने का टाइम पीरियड मिला है। अब हुआ क्या? उसे कल से उसका टाइम पीरियड शुरू हो रहा था। अब उस केस में क्या किया कोर्ट ने? इंजंक्शन दे दिया या कोई ऑर्डर दे दिया और रोक दिया कि अब इस कोर्ट में अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब उसका टाइम पे चलना कब प्रारंभ हुआ? तो ये कह रहा है जितने दिन के लिए व्यादेश या आदेश था कोर्ट का, उतना टाइम उसका क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस जब ये व्यादेश या आदेश ख़त्म हो जाएगा तब उसका टाइम पीरियड शुरू होगा। तब वो क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। चाहे वो अब 6 महीने बाद हो, चाहे उसका 1 साल बाद हो या 2 महीने बाद हो। तो अब वो जो उसका टाइम पीरियड है वो ये इंजंक्शन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये टाइम रनिंग करेगा उसका जो लिमिटेशन टाइम है केस फाइल करने का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लॉज 2 पर। तो क्लॉज 2 कह रहा है इसका किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी ऐसे वाद के परिसीमा काल की संगणना में जिसकी सूचना दी गई है या जिसके लिए सरकार या किसी अन्य अधिकारी को पूर्व सहमति या मंजूरी अपेक्षित है, ऐसी सूचना की कालावधि या यथास्थिति ऐसी सहमति अथवा मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय उपवर्जित कर दिया जाएगा। तो इसका क्लॉज 2 है कह रहा है कि कोई अधिकारी को जैसे केस फाइल करने से पहले गवर्नमेंट के केस होते हैं, उन्हें पहले सूचना देनी पड़ती है गवर्नमेंट को या किन अन्य अधिकारियों को देनी पड़ती है। तब क्या होगा? तो टाइम पीरियड है कब स्टार्ट होगा? तो ये कह रहा है जो सूचना देने में टाइम लगा है, जो हम नोटिस देंगे उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम एक्सक्लूड करने के बाद टाइम पीरियड शुरू होगा। ठीक है, बस अब आ जाते हैं हम आगे। तो आगे कह रहा है ये थर्ड अब यहाँ पर कंपनी वाले केस आ रहे हैं। तो कह रहा है किसी व्यक्ति को दिवालिया न्यायनीति करने की कार्रवाई में नियुक्ति किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापक की कार्रवाई में नियुक्त किसी समापक या अंतरिम समापक द्वारा किए गए किसी केस बाद या डिग्री के निष्पादनार्थ आवेदन के परिसीमा काल की संगणना में वह कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी जो ऐसी कालावधि से संचित करने की तारीख के प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर या समापक की अनुपस्थिति की तारीख से 3 माह के अवसान पर समाप्त होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से कह रहा है। तो ये सिंपल सा इसका क्लॉज 3 कह रहा है। सिंपल सी बात ये है कि कंपनी वाले केस में उस दिन का जिस दिन से रिसीवर या समापक नियुक्त हुआ है या उस डेट से 3 मंथ तक का टाइम क्या कर जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सीधी सिंपल सी बात ये है, जिस दिन से रिसीवर या समापक नियुक्त हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसका क्लॉज 4 क्या कह रहा है? इसका क्लॉज 4 कह रहा है किसी डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रय में के क्रेता द्वारा कब्जे के लिए बाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय पास कराने के लिए कोई कार्रवाई या आयोजन की जाती रही हो। अब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, एक मिनट, कोई
चीज़ विक्रय की गई है, तो कह रहा किसी डिग्री के निष्पादन में। अब जो चीज़ विक्रय की गई है उसके निष्पादन के लिए कोई आवेदन करना है, तो कह रहा क्या उस पर क्या है, उस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है पहले से ही, तो ये कह रहा है जो केस चल रहा है ना तब नहीं कर सकते, और वो जो केस चला वो ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिग्री के निष्पादन के लिए केस ला सकते हो, और तभी से आपका जो केस फाइल करने का टाइम है वो रन करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5 पे। इसका क्लॉज 5 कह रहा है किसी बाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय उपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से बाहर हो। अब कोई व्यक्ति जितने दिन भारत से बाहर है उतने दिन उसका टाइम क्या दिया, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और जब वो इंडिया में आ जाएगा तब उसका टाइम लिमिटेशन टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, 1 मिनट। अब चलते हैं हम आगे आ जाते हैं हम सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कह रहा है देखते हैं, ये काफ़ी पूछता भी है। बाद लाने का अधिकार, प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। अब कोई केस है जिसे फाइल करना था, उसके पहले क्या होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, तब ये कह रहा है। तो ये कह रहा है पहला बताता है जो पहला क्लॉज है वो वादी के बारे में बता रहा है, जो प्लेंटिफ के बारे में, और दूसरा बता रहा है डिपेंडेंट के बारे में। तो ये कह रहा है तो कब केस फाइल किया जा सकता है, तो पहला ये कह रहा है क्लॉज कि जब उसके जो अगर कोई व्यक्ति था और उसे केस फाइल करना था, हुआ क्या, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब कब उसका टाइम रन करेगा, जो लिमिटेशन टाइम है तो वो तब करेगा जब उसका LR आ जाएगा उस जगह। ठीक है, तो LR को कितना टाइम दिया जाएगा, जितना वो ये व्यक्ति को दिया जाता जिसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब इसे अंदर पढ़ लेते हैं। जहाँ की कोई व्यक्ति किसी जिसे यदि वह जीवित रहता तो बाद संचित करने या आवेदन करने का अधिकार होता, उस अधिकार के प्रोद्भूत होने के पहले ही मर जाए। अब किसी का केस फाइल करने का राइट जब राइट प्रोद्भूत हुआ तब उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो अब क्या करेंगे, तो कह रहा है जहाँ की बात संचित करने का आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता हो, वहाँ परिसीमा काल की संगणना उस समय की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि मतलब LR विधिक प्रतिनिधि हो जाए जो ऐसा बात संचित करने का आवेदन आवेदित करने के लिए समर्थ हो जाए। तो कब होगा, जब उसके LR समर्थ हो जाएंगे केस फाइल करने के, तब उसका टाइम रन करेगा, लिमिटेशन टाइम केस फाइल करने का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बी पर। तो ये पहला क्लॉज बताता है प्लेंटिफ के बारे में और दूसरा बताता है डिफेंडेंट के बारे में, बस यही सेम चीज डिफेंडेंट के लिए। तो डिफेंडेंट का कब होगा, जब उसके भी LR आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका थर्ड इसका क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है इसका कोई हकसुपा का कोई केस है या स्थावर संपत्ति का या आनुवांशिक पद के बाद कोई केस है, तो ये कह रहा है कोई हकसुपा स्थावर संपत्ति के या आनुवांशिक पद के बादों में लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई हकसुपा के केस हैं, ठीक है, स्थावर संपत्ति के हैं, और या अनुमानसिक पद के कोई केस है, जैसे कि पुरोहित वगैरह का होता है, जो मंदिरों में पुरोहित होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनुमानसिक पद होते हैं, उनके लिए उन पर ये लिमिटेशन टाइम शुरू नहीं, टाइम लिमिटेशन लगता नहीं है, सीधी बात। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे आ जाते हैं। तो ये सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 कहता है कपट या भूल का प्रभाव। तो ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। तो सीधा सिंपल सा इसमें सीधा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जिस दिन वादी को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड या मिस्टेक की गई है, तब उसी दिन से केस करने का टाइम शुरू होगा। तो उसका लिमिटेशन टाइम कब शुरू होगा, जिस दिन उसे पता चलिए कि मेरे साथ फ्रॉड या मिस्टेक की गई। ठीक है, बस इतना ही ये पूछता है, इसमें ज़्यादा फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है, इस ये कन्फ्यूजन भी है। अभी कहता है 18 लिखित अस्वीकृति का प्रभाव। ठीक है, लिखित अस्वीकृति का प्रभाव। तो ये पहला कह रहा है जहाँ की किसी संपत्ति या अधिकार का विषय वादी आवेदक के लिए
आवेदक के लिए विहित काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व की लिखित स्वीकृति की गई है, जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता है या हस्ताक्षरित है, वहाँ उस समय से जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी, एक नया परिसीमा काल संग्रह तक किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? पहला क्लॉज ये कह रहा है जब टाइम एक्सपायर होने वाला था, ठीक है, उससे पहले ही एक्नॉलेजमेंट कर लेता है कोई, जिसके ऊपर पैसे देने थे, वो क्या कह रहा है? एक्नॉलेजमेंट कर लेता है, जिसके ऊपर हमें क्लेम करना था, वो क्या कर रहा है? एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ मेरे पास मुझे पैसे देने हैं आपके, या मैं दे दूंगा। तो हमें तब एक्नॉलेज वाले दिन से फिर से केस करने का लिमिटेशन टाइम शुरू हो जाता है। अब जैसे ए व्यक्ति था, ए ने बी को पैसे दे रखे थे, ठीक है। अब बी का टाइम परसों ख़त्म होने वाला था। अब ए आज कह देता है कि हाँ, लिख के आज कह देता है कि हाँ मुझे पैसे तो देने थे, मैं दे दूंगा आपके पैसे। तो अब आज से उसका टाइम पीरियड फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो ख़त्म होने वाला था वो आज से फिर से शुरू हो जाएगा, ये कह रहा है, ठीक है, क्लॉज फर्स्ट। अब क्लॉज सेकंड क्या कह रहा है? क्लॉज सेकंड ये कह रहा है जहाँ के वह लेख जिसने अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट है। अब कोई लेख बनाया है उसने, ठीक है, अगर उसने लिख के कहा है कि हाँ एक्नॉलेज किया है, तो ये कह रहा है कोई लेख बनाया है तो बिना तारीख का है। अगर वो लेख बनाया है और बिना तारीख का, वहाँ उस समय के बारे में जब उस पर हस्ताक्षरित किया गया था या मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा कि किस दिन उसने हस्ताक्षरित किया था, इसका मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मैंने परसों किया था या कल किया था या 2 साल पहले किया था या 6 महीने पहले किया था, ये हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। पर किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रबंधों के अधीन यह है कि उसकी अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। आप हस्ताक्षर के बारे में दे सकते हो, पर उस डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। ये कह रहा है आपका क्लॉज सेकंड 18 का, ठीक है। इसे एक बार और देख लें क्या? चलो देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है, इसका क्लॉज फर्स्ट कह रहा है 18 का, कि अगर जैसे किसी व्यक्ति ने ए ने बी से पैसे लिए हैं, अब बी का क्या है, पैसे उधार लिए, अब उसका केस करने का टाइम था वो हो गया ख़त्म। जैसे 3 साल होता है तो मेरा ए का टाइम ख़त्म हो जाता है परसों, ठीक है। अब परसों ख़त्म होता है, तब बी क्या करता है, वो ए पैसे मांगता है कि भैया हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है, आप पैसे दो। अब वो क्या करता है, बी आज कह देता है कि भैया मैं आपके पैसे दे दूंगा, पर मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तब क्या कर लिया उसने, एक्नॉलेज कर लिया। अब एक्नॉलेज कर लिया तो अब क्या कह रहा है, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट किया है उसी दिन से उसका टाइम पीरियड फिर शुरू होगा। अब फिर कितना मिलेगा, फिर से वो 3 साल मिलेगा उसे, ठीक है। फिर 3 साल उसका टाइम पीरियड बढ़ गया क्योंकि उसने एक्नॉलेज कर लिया है। अब दूसरे क्लॉज में ये कह रहा है कि अगर उसने एक्नॉलेजमेंट लिख के किया है और तारीख नहीं डरी है उस पर, तो ये ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि किस दिन उसने लिख के, किस दिन हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, कब हस्ताक्षर किए गए थे, ये कह रहा है। अब इसी में ये कह रहा है किंतु जो एविडेंस एक्ट है वो ये कहता है कि आप ओरल एविडेंस सिर्फ हस्ताक्षर के दे सकते हो कि उस दिन हस्ताक्षर किए थे। डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु के बारे में आप मौखिक साक्ष्य नहीं, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। सिर्फ इतना ये क्लॉज सेकंड कहता है। अब आ जाते हैं आगे। अब ये जो 18 था वैसे ही 19 है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ उसमें एक्नॉलेज कर रहा था और इसमें एक्नॉलेज की जगह उसने क्या किया, जैसे 3 लाख रुपए थे, ए ने 3 लाख रुपए बी से लिए, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड था 3 साल का केस फाइल करने का। अब पता चला कि 3 साल उसके 2 दिन बाद ख़त्म होने वाले हैं। अब ए कहता भैया मेरे 3 लाख रुपए वो दे दो आप, तो वो बी कहता है कि नहीं नहीं भैया मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, आप अभी क्या करो 50,000 रुपये ले लो, मैं आपको जो आपके रह गए 2.5 लाख वो मैं आपको फिर दे दूंगा। तो ये कह रहा है जिस दिन उसने पैसे आधे जो पैसे दिए हैं ना, उस दिन से टाइम पीरियड ए के लिए 3 साल फिर बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि उसने पैसे जमा कर वहाँ एक्नॉलेज कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है उसने थोड़े से पैसे दे दिए हैं, तो उस दिन जिस दिन पैसे देगा ना उस दिन से उसका टाइम पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना है, एक बार अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है 19 ऋण लेख या वसीयत संपदा का ब्याज लेखे या संदाय के प्रभाव।
तो ये क्या कह रहा है कि या तो ब्याज दे देता है या कुछ पैसे दे देता है। तो कह रहा है जहाँ की ऋण या वसीयत संपदा के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा या उसके उस निमित्त समय प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कोई संदाय उस ऋण लेख या वसीयत के ब्याज लेख भेद काल के अवसान के पूर्व किया जाता है, वहाँ उस समय से जब संदाय किया गया था नया परसीमा काल की संगणना किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 19। ये 18 19 सेम सेम है, बस समझने वाली बात है। अब आ जाते हैं 20। अब 20 में ये कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति का संदाय का प्रभाव। तो अब ये कह रहा है जो 20 ये कह रहा है जो 18 19 में 18 और जो 19 है उनके लिए ये कह रहा है उसमें कोई अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृत करता है तो उसका संदाय का प्रभाव होगा। तो ये कह रहा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। तो ये कौन कर सकता है, तो इसमें कर सकते हैं जैसे किसी का एजेंट है वो कर सकता है, जो 19 और 18 वाला 18 वाली एक्नॉलेजमेंट है। मैनेजर कर सकता है, LR कर सकता है, आदि कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन कर सकता है, एजेंट कर सकता है, मैनेजर कर सकता है, LR कर सकता है। ठीक है, उसके जो उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हो वो क्या कर सकते हैं, वो एक्नॉलेज कर सकते हैं, बस अभिस्वीकृति कर सकते हैं, बस इतना है इसमें। अब आ जाते हैं हम 21, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये कह रहा है नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव। अब ये कह रहा है कोई नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा गया तब उनका टाइम लिमिट कब से शुरू होगी। तो ये पहला क्लॉज कह रहा है जहाँ की बात संचित होने के पश्चात कोई नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया या जोड़ा जाए, वहाँ बाद जहाँ तक कि उसका संबंध है तब संचित किया गया समझा जाएगा जब वह उस प्रकार पक्षकार बनाता। तो अब ये कह रहा है कि अब 1 महीने पहले कोई फाइल कर दिया गया था, अब नया वादी आज जोड़ा गया है, तो जो नया वादी आज जोड़ा गया है ना, तो ये मानेंगे कि उसका केस आज किया है। ठीक है, वादी या प्रतिवादी तो उसके लिए माना जाएगा आज का दिन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें एक परंतुक जोड़ा गया है, तो ये परंतुक में ये कह रहा है कि अगर सद्भावना पूर्वक लोप हो जाता है तब न्यायालय नाम लिखता है तो उस तारीख को ही माना जाएगा जिस दिन केस फाइल हुआ था। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है। अब आ जाते हैं हम 2 पर। क्लॉज 2 कह रहा है धारा 1 की कोई बात ऐसे मामले को लागू न होगी जिसमें वह बाद के लंबित रहने के दौरान हुए किसी हित के समन्वयन या न्यायान्वयन के कारण कोई पक्ष का जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाए या जिसमें कि वादी को प्रतिवादी या प्रतिवादी को वादी समझा जाए। अब ये कह रहा है ऊपर वाली बात है ना, उन मैटरों में लागू नहीं होगी। पता चले कोई केस है उसमें वादी प्रतिवादी हो गया और प्रतिवादी वादी हो गया, तो उनमें ये नहीं माना जाएगा। जो ऊपर वाला क्लॉज फर्स्ट में जो बात कही गई है वो इसमें लागू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब ये केस ही पलट गया ना, तो ये केस पलट गया तो वहाँ नहीं ये लागू होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। आगे कह रहा है क्लॉज, आगे कह रहा है सेक्शन 22। तो ये चालू रहने वाले भंग और अपकृत। अब चालू रहने वाले केस के बारे में बता रहा है। ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो ये कह रहा है चालू रहने वाले भंग और अपकृत। ये चालू रहने वाले भंग और अपकृत ये आपके CRPC में भी है। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी चालू रहने वाले संविदा भंग या चालू रहने वाले अपकृत्य की दशा में एक नया परसीमा काल अन्य के दौरान प्रतिक्षण चलना प्रारंभ होता है रहता है जिसमें यथास्थिति ऐसा भंग या ऐसा अपकृत्य चालू रहे। तब ये कह रहा है कि कोई केस है जिसमें जो चलता रहता है। ठीक है, अब जो चालू है अपराध तो उसमें प्रत्येक क्षण उसका परसीमा काल स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई अपकृत्य से संबंधित केस वगैरह है उसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक क्षण क्या होगा, प्रत्येक क्षण उसका परसीमा काल चलना प्रारंभ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कभी वो केस ही चालू, जो अपराधी चालू रहते हैं, तो जब अपराध चालू है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी चालू है, कभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 23 में। 23 कह रहा उन कार्यों के लिए प्रतिकर का बाद जो विशेष नुकसानी के बिना अनियोज्य न हो। अब कोई विशेष नुकसानी पे ही आप केस फाइल कर सकते हो, वो वाले केस है। 1 मिनट, यार उन कार्यों के लिए प्रतिकर का बाद जो विशेष नुकसानी के बिना अनियोज्य ना हो। अरे 1 मिनट, हाँ, तो ये कह रहा है कि
जब तक ये कह रहा है उस कार्य के लिए जिसमें कोई बाध हेतु तब तक उद्भूत नहीं होता है। अब कब तक उद्भूत नहीं हो रहा? जब तक कोई विशेष क्षति ना हो। ठीक है, अगर विशेष क्षति नहीं हो तब तक उसका टाइम शुरू नहीं होगा। तो ये कह रहा उद्भूत नहीं होता केस करने का राइट तब तक उद्भूत नहीं होता जब तक विशेष क्षति ना हो। और जब विशेष क्षति हो जाएगी तब क्या होगा? तब उस केस करने का राइट आ जाएगा। केस करने का राइट आ जाएगा तो उसका लिमिटेशन टाइम उसका रन करने लगेगा केस करने का। ठीक है, तो बस यही कह रहा है। तो ये कह रहा है टाइम तब से ही रन होगा जब से कोई स्पेशल डैमेज हुआ हो। ठीक है, तो कब टाइम चलना प्रारंभ करेगा? जब स्पेशल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, कि अब जब स्पेशल डैमेज नहीं हुआ तो फिर आप केस नहीं कर सकते। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल डैमेज हो तभी आप केस कर सकते हैं। तो जब स्पेशल डैमेज हो जाएगा तभी आपका क्या होगा? केस करने का टाइम शुरू होगा। ठीक है, अब राइट मिलेगा तभी आपका केस फाइल करने का टाइम रन होना शुरू होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 24 कह रहा है लिखतों में बड़े समय की गणना। अब जो केस हैं उन फाइल करने के लिए जो समय है वो कहाँ से हम संगणना करेंगे? तो ये सिंपल सा ये कहता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है हम उससे करेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है? जो हम यूज करते हैं जनवरी फरवरी वाला, वही ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 4 पे। पार्ट 4 कह रहा है कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन। अब कोई कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन लेता है तब। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 25 पर। 25 कह रहा है सुखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन। जो ईजमेंट राइट है वो लॉन्ग टाइम तक हम उन्हें ईजमेंट राइट लेते रहते तो उनका चिरभोग द्वारा अर्जन, तो ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये कहता है पहला क्लॉज कह रहा है जहाँ की किसी निर्माण के उपभोग के साथ साथ उसमें या उसके लिए प्रकाश वायु के प्रवेश उपयोग का उपभोग सुखाचार के तौर पर और साधिकार किसी विघ्न के बिना और 20 वर्ष की शांतिपूर्वक किया गया हो। अब ये कह रहा है कोई धूप पानी या हवा का कोई राइट है वो 20 साल तक तुमने शांतिपूर्वक उसका उपयोग किया है। ठीक है, एक बात कह दी। अब दूसरी बात ये कह रहा है तथा जहाँ की किसी मार्ग का जल सरणी का। ठीक है, ऊपर बता रहा था हवा का पानी का। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है इसका मार्ग का या जल सरणी का या किसी जल के उपयोग का। ठीक है, अथवा किसी अन्य सुखाचार का, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक उपभोग ऐसे किसी व्यक्ति ने जो सुखाचार के तौर पर और साधकर उस पर हक रखने वाला दावा करता हो विघ्न के बिना 20 वर्ष तक। अगर क्या कर सकते हो? 20 वर्ष तक आप उसका उपयोग कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, शांतिपूर्वक आप 20 वर्ष तक उसका उपयोग कर लेते हो। ठीक है, खुले तौर पर किया हो वहाँ प्रकाश या वायु के ऐसे प्रवेश और चिरभोग का या ऐसे मार्ग जल सरणी जल के उपयोग अथवा अन्य सुखाचार का अधिकार आत्यांतिक और अजय अधिकार हो जाता। तो आपका कितना हो जाएगा? अजय अधिकार हो जाएगा अगर आपने 20 साल तक लगातार शांतिपूर्वक उपयोग किया है। ठीक है, तो क्लॉज फर्स्ट में 2 बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने प्रकाश का, ठीक है, वायु के प्रवेश का उपयोग है जो ईजमेंट राइट है वो शांतिपूर्वक बिना विघ्न के 20 साल तक किया है। दूसरे में ये कह रहा है कि मार्ग का जल सरणी का या किसी जल के उपयोग का सुखाचार ईजमेंट राइट का उपयोग आपने 20 ईयर तक लगातार शांतिपूर्वक आपने किया है तो आपका ये अधिकार अजय अधिकार हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा, ये कह रहा है क्लॉज फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम क्लॉज सेकंड पे। क्लॉज सेकंड ये कह रहा है कि 20 वर्ष की उक्त कालावधि में से हर एक ऐसी कालावधि मानी जाएगी जिसके अंत उस बात के संसिद्ध किए जाने के व्यवहारिक पूर्व के 2 वर्ष के भीतर हुआ हो जिसमें वह दावा जिससे ऐसी कालावधि संबंधित है प्रतिवादित किया जाता है। तो ये क्लॉज 20 कह रहा है। 25 का क्लॉज 2 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने 20 वर्ष तक कोई चीज़ का उपयोग किया है तो भैया अगर आपको उसकी कोई कब्जा उससे ले रहा है हटा रहा है कि नहीं आप उसने 20 साल तक उपयोग किया था
ठीक है। अब थर्ड पर्सन या उसका मालिक उससे कहता है कि नहीं नहीं अब आप उपयोग नहीं करोगे, तो वो कह रहा है कि 2 साल के अंदर आप उस पर केस कर सकते हो कि भैया इस पे मेरा ईजमेंट राइट है, इस पे मैंने 20 ईयर तक उपयोग किया है, तो अब इस पे मेरा एब्सोल्यूट राइट हो गया है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप 20 साल तक अगर किसी चीज़ का उपयोग करते हो, ठीक है, तो आपका ये एब्सोल्यूट राइट हो गया। अब आपको कोई हट निकालता है उससे शुकाचार से, तो आप क्या कर सकते हो, 2 साल के अंदर आप केस फाइल कर सकते हो किस कोर्ट में कि सर इस पर मेरा 20 ईयर से ईजमेंट राइट है, ईजमेंट राइट में उसका अब मेरा ये एब्सोल्यूट राइट हो गया है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये इसका क्लॉज क्लॉज थर्ड पे। क्लॉज थर्ड ये कह रहा है कि अगर कोई सरकार से संबंधित केस है, ठीक है, अगर प्राइवेट है तो 20 साल और सरकार से संबंधित है तो 30 साल, और कोई व्यक्ति 30 साल तक कोई सरकारी प्रॉपर्टी का यूज कर लेता है 20-30 साल तक, ठीक है, शांतिपूर्वक, तो उसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा। ये कह रहा है थर्ड। बस अब चलते हैं हम आगे। अब आ जाता है 26। 26 कह रहा है 26 अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में उपवर्जन। ठीक है। तो ये कह रहा अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में उपवर्जन। तो ये कह रहा जहाँ की कोई भूमि या जल जिसमें जिसके ऊपर या जिसके कोई शुकाचार उपयुक्त या व्युत्पन्न किया गया है वो किसी आजीवन हित के अधीन या आधार पर या इतनी अवधि पर्यंत जो उसने अनुदत्त किए जाने से 3 वर्ष से अधिक हो धारित किया हो, वहाँ ऐसे शुकाचार का उपभोग जितने समय तक ऐसे हित या अवधि की चालू रहने के दौरान हुआ हो उतना समय 20 वर्ष की कालावधि की संगणना में उस दशा में उपवर्जित कर दिया जाएगा जिसमें उस पर के सिवाय उपवर्जित कर दिया जाएगा जिसमें उस पर के दावे का प्रतिरोध ऐसे हित या अवधि के परिवेशन अविवाहित पश्चात 3 वर्ष के अंदर ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो ऐसे परिवेशन पर उक्त भूमि या जल का हकदार हो। तो ये कह रहा है, इसे मैं एक प्रॉब्लम से समझाती हूँ। अब ये कह रहा है कोई एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी पर बी क्या करता है, बी को वो आजीवन हित दे देता है। ठीक है। अब आज बी को उसने दे दिया, लाइफ इंटरेस्ट के लिए दे दिए। अब क्या होता है, अब बी की डेथ हो जाती है। अब बी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी तो एक ही है, तो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, ए के पास आ गई। ठीक है। अब ये था प्रॉपर्टी ए की थी, ए ने प्रॉपर्टी दी बी को कि आप क्या करो इस प्रॉपर्टी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए दे दिया। अब क्या हुआ, अब उसने 3 साल तक तो उपयोग कर ली। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम पे एक ही होगी डेथ। ठीक है। एक ही क्या हो गई, एक ही होगी डेथ। अब एक ही डेथ होगी तो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी ए को क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है। अब ये क्या होता है, जो सी है, जो थर्ड पर्सन है सी, अब थर्ड पर्सन केस करता है एक ही प्रॉपर्टी पर केस कोर्ट में कि सर इस प्रॉपर्टी में 20 ईयर से मैं उपयोग कर रहा हूँ, इसमें मेरा ईजमेंट राइट है। तो न्यायालय क्या करेगा, तो अब इसने प्रॉपर्टी 3 साल तक यूज की थी तो अब वो 3 साल निकाल देगा। तो 3 साल उसने निकाल दी तो कितनी रह गई, 17। हाँ, 3 साल निकाल 17 निकाल 17 हो गई। तो अब ये क्या है, ईजमेंट राइट है। तो कह रहा नहीं 20 ईयर तक आपने ईजमेंट राइट नहीं यूज किया है। ठीक है। और उससे 3 साल घटा देते हैं, और अगर सीबी की मृत्यु के बाद भी 3 ईयर तक अपना शुकाचार रखता है तो वह शुकाचार का केस कर सकता है। ठीक है। अगर वो 3 साल 20 साल उसने कर लिया, अब वो मर गया उसके बाद भी 3 साल तक अगर रखता है राइट, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी फिर 20 ईयर हो जाएंगी, तो फिर माना जाए कि हाँ इसका एजमेंट राइट है। ठीक है। आया समझ में। एक बार और देखें क्या, हाँ एक बार और बता देती हूँ। एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक ही कोई प्रॉपर्टी है। अब उसने ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी लाइफ इंटरेस्ट के लिए। अब 3 साल तक 3-4 साल इसने यूज की, 3 साल तक यूज की, हुआ क्या, बी की हो गई मृत्यु। अब इसकी हुई डेथ, इसकी डेथ हो गई। अब ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये प्रॉपर्टी अब चली जाएगी ए पर। ठीक है। अब इसमें सी था, सी कह रहा है, सी ए की प्रॉपर्टी पे क्या करता है,
केस फाइल करता है इस कोर्ट में कि सर इस प्रॉपर्टी मैंने 20 साल तक इस पर यूज किया है, तो ये मेरा ईजमेंट राइट हो गया इस पर। तो कोर्ट क्या करेगा, इस जो केस फाइल करेगा, तो इसने भी तो 3 साल तक यूज किया ना प्रॉपर्टी, तो ये 3 साल 20 साल में से इसके 20 साल में से निकाल देगा। तो इसके 20 साल में से अगर इसने निकाल दी तो अब क्या होगा, तो अब ये रह गई 17 साल। हाँ 17 साल लगे तो इससे 20 साल हुई नहीं, तो न्यायालय कह देगा नहीं नहीं अब ये आपका ईजमेंट राइट नहीं है। अब क्या होता, अगर ये मर गया था उसके बाद भी ये 3 साल तक शांतिपूर्वक अगर उपयोग करता रहता, ठीक है, तो उपयोग करता रहता, तो फिर एक ही प्रॉपर्टी पे इसका एब्सोल्यूट राइट हो जाता। ठीक है, ये कह रहा है ये 26, तो फिर इसका एब्सोल्यूट राइट हो जाता। तो कोर्ट क्या कहता है, हाँ आपका ईजमेंट राइट बनता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 27 पर। 27 ये बहुत ही छोटा सेक्शन है पर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अब ये कहता है संपत्ति पर के अधिकार का निर्वासित हो जाना। अब ये कह रहा है भैया तुम्हारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी को तुम्हें ही निर्वासित कर दिया जाएगा। वो कब, तो ये कह रहा है उस कालावधि के परिवर्तन पर जो किसी संपत्ति के कब्जे का बाद संचित किया जाने के निमित्त किसी व्यक्ति के लिए तदेव द्वारा परिसीमित है, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निर्वासित हो जाएगा। अब कोई टाइम पीरियड दे रखा है किसी प्रॉपर्टी पर केस करने का, उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी पर केस नहीं किया कि भैया सर इसने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, तो अब क्या होगा, वो आपका जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक ही प्रॉपर्टी पर कोई भी अपना कब्जा 12 ईयर तक लगातार रखता है और अगर 12 ईयर तक ये केस फाइल नहीं करता है तो उसका प्रॉपर्टी पर अधिकार क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और वो जो बी है तो उसका क्या हो जाएगा, बी को कब्जा माना जाएगा। बी के पास अब क्या किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। ठीक है, तो भैया इससे ध्यान रखें कि अपनी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक किसी को ना रहने दें। अगर 12 साल तक अगर वो बना रहा है उस प्रॉपर्टी पे, तो फिर प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, उसी पर्सन को चली जाएगी जो 12 साल से उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब चलते हैं आगे क्या, अब इसमें बताया गया है 28 तो रिपील कर दिया गया है। ठीक है, 28 रिपील है। ठीक है, और जो 29 है, 29 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब हम देखते हैं 29। तो 29 में बताया गया है सेविंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें सेविंग्स दी गई हैं 29 में। तो 29 कह रहा है इस अधिनियम, पहला क्लॉज कहता है इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सीधी सी बात ये कह रहा है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन जो 25 है उस पर ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। सीधा सिंपल बात। अब आ जाते हैं दूसरा क्लॉज कह रहा है जहाँ की कोई विशेष या स्थानीय विधि है। तो सीधी बात ये सिर्फ ये कह रहा है अगर कोई स्पेशल या लोकल एक्ट है और उसमें उस केस करने का लिमिटेशन टाइम दे रखा है, तो फिर वहाँ लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सनल एक्ट है। वो अगर स्पेशल एक्ट है तो स्पेशल एक्ट में वहाँ पहले से ही टाइम पीरियड दे रखा होगा ना, तो अगर उस पर टाइम पीरियड अगर उसी एक्ट में दे रखा है तो वही लगेगा। फिर वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ जो टाइम पीरियड दे रखा उसी के हिसाब से फिर उसका टाइम पीरियड चलेगा। अब आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड ये कह रहा है, इसका क्लॉज थर्ड कह रहा है कि जो विवाह और विवाह विच्छेदन विषय किसी तस्वीर प्रबद्ध विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसी किसी विधि के अधीन के किसी बाद या अन्य कार्रवाई को लागू नहीं होगी। तो ये कह रहा है जो शादी व तलाक वाले केस हैं उन पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ कह रहा है धाराएं 25 और 26 हैं, जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 25 और 26 ये दोनों सेक्शन पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा जहाँ पर शुकाचार अधिनियम लागू होता है। तो जो 25 और 26 जो इसी लिमिटेशन एक्ट का दे रखा है उस पर यहाँ का लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वो ईजमेंट राइट के सेक्शन है, तो ईजमेंट राइट लागू होगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं आगे। तो आगे अभी ये 2 सेक्शन है, इतना ज़्यादा ये पूछता नहीं। तो अब हमने कर लिया ये लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट। ठीक है, अगर ये लिमिटेशन एक्ट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू दोस्तों।